So now before commemorate the proceeding, I would like to tell a little bit about Eternal Hospital. जैसा आप सबको पता है, Eternal Hospital एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि JCI जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। तो आज हम लोग स्ट्रोक डे पे स्ट्रोक की बात करते हैं। विश्व की बात करें तो हर अल्टरनेट सेकंड किसी ना किसी को स्ट्रोक होता है। हर अल्टरनेट सेकंड किसी ना किसी को स्ट्रोक होता है और हर 6 सेकंड में स्ट्रोक की वजह से एक आदमी काल का ग्रास बन जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो रोजाना 3 से 4 हजार लोगों को स्ट्रोक होता है, यानी एक साल में 15 लाख से ज्यादा लोगों को स्ट्रोक होता है। पहले ये माना जाता था कि स्ट्रोक 60 साल से कम उम्र वाले लोगों को होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 60 साल से कम उम्र वाले लोगों को भी स्ट्रोक हो रहा है। 20 से 25% युवाओं में स्ट्रोक की उम्र 45 साल से कम होती है। ब्रेन स्ट्रोक आने पर प्रति मिनट 19 लाख न्यूरॉन नष्ट होते हैं। मतलब ये कितना जल्दी आपके ब्रेन को डैमेज करता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री जहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वहां पे सब लोगों का सजग होना, सब लोगों का इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्वागत करता हूं आज हमारे बीच बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेश गुप्ता जो कि चेयरमैन न्यूरोसाइंसेज हैं, डॉक्टर सुशील तबड़िया जो कि डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर अमित चक्रवर्ती जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी हैं, डॉक्टर अरुण जो कि न्यूरो क्रिटिकल केयर इंचार्ज हैं, डॉक्टर मदन मोहन जो कि आज आपको बताएंगे कि केवल कार्डियोलॉजिस्ट ने तरक्की नहीं करी है, न्यूरो साइंसेस के अंदर इंटरवेंशंस ने एंजियोप्लास्टी को भी क्रॉस कर दिया है, क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनने जमीन आसमान का चेंज कर दिया स्ट्रोक के अंदर। और डॉक्टर ताराचंद एंड डॉक्टर आनंद, डॉक्टर खोसिया शायद अभी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। तो इस चीज से पता चलता है कि कोई भी ट्रीटमेंट के अंदर टीम एफर्ट की कितनी वैल्यू है। डॉक्टर अतुल जैन भी हमारे बीच मौजूद हैं जो कि रिहेबिलिटेशन के इंचार्ज है। तो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो क्रिटिकल केयर इंचार्ज एंड रिहेबिलिटेशन, ये जब तक 4-5 जने इन्वॉल्व नहीं होते तो एक टीम नहीं बनती है। जब टीम नहीं बनती तो आप सोच सकते हो कि रिजल्ट क्या हो सकता है। स्ट्रोक जो है ये इसको कई नाम से जाना था। स्ट्रोक का मतलब आघात, अचानक आघात लगना, ये इसका लिटरेरी मीनिंग है। स्ट्रोक 2 प्रकार का होता है, मुख्य तौर पे 2 प्रकार का होता है। एक तो जो दिमाग की जो हमारी खून की नसें हैं वो अचानक बंद हो जाए उसकी वजह से, दूसरा दिमाग की नस फट जाए उसकी वजह से स्ट्रोक होता है। दोनों का इलाज बहुत ही अलग अलग है, दोनों के इलाज में बिल्कुल समानता नहीं है। तो ये जो सामने आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये सीटी स्कैन है। इसमें जो ब्लैक वाला जो पार्ट देख रहे हैं दिमाग की खून की नस बंद हो जाने की वजह से हुआ है, इसे इन्फार्क्ट बोला जाता है। यानी कि ये पार्ट, ये जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, वो डेड हो गए हैं और ब्लैक में टर्न हो गए। दूसरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो उसमें व्हाइट देख रहे हैं आप, व्हाइट वाला, ये ब्रेन हेमरेज है, इसमें दिमाग की नस फटी है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं लाल रंग में, ये ब्रेन की खून की नसें हैं। इसमें 2 मेजर नसें आगे होती है, 2 पीछे की तरफ होती है और ये सब आपस में जुड़ी हुई होती है। ये प्रकृति की, भगवान की एक नायाब देन है कि ये सारी जुड़ी होने की वजह से अगर कोई खून की नस बंद भी होती है तो दूसरी नस टेक ओवर कर लेती है और डैमेज को रोक देती है। इस खून के नस में अगर रुकावट आ गई या नस फट गई तो स्ट्रोक होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके कुछ कारण हैं। इंक्रीजिंग एज, उम्र का बढ़ना, वो एक सबसे बड़ा कारण है और 50 साल की उम्र के बाद स्ट्रोक की इंसिडेंस बढ़ जाती है। हर 10 साल में स्ट्रोक की इंसिडेंस 10% बढ़ती है। यानी कि जो 50 साल में जो रिस्क है वो 10% 60 साल की एज में बढ़ जाएगी, 70 साल की एज में 20% बढ़ जाएगी, 80 साल की उम्र में 30% रिस्क बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रोक की इंसिडेंस बढ़ जाती है। हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हार्ट की बीमारियां, वाल्व खराब होना या हार्ट में जन्मजात विकृति होना,
खून की नसों की जन्मजात विकृति या जन्मजात उनमें या खून के एक्वायर्ड उनमें नसों में खराबी होना, हार्ट की रिदम, हार्ट की गति में खराबी होना, अनियंत्रित हो जाना, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रोक का। मैं पूछना चाहूंगा कि सर्जिकल कॉजेज की अगर अपन बात करें लोगों की खास तौर पे, क्योंकि हेमरेजिक उसमें कौन क्या क्या मुख्य कारण है? ठीक है, ब्लड प्रेशर, रिस्क फैक्टर्स तो हर जगह आते हैं, ऐसे कोई स्ट्रक्चरल चीजें भी होती हैं क्या जिसमें भी एकदम सडन हेमरेज से व्यक्ति पैरालिसिस लेके प्रेजेंट करता है? हमारे ब्रेन में जो खून के नस होते हैं उसमें कई बार उसके नस के जो वॉल होती है उसमें कमजोरी आ जाती है और इसकी वजह से उसमें एक फुलाव आ जाता है। जिस तरह से जब साइकिल का टायर, अगर हम सब ने साइकिल चलाया है, साइकिल का टायर अगर घिस जाती है तो अंदर से ट्यूब बाहर आ जाती है। ऐसा ही जो ब्लड वेसल होती है जिसमें खून दौड़ती है, अगर उसके वॉल्स कमजोर हो जाते हैं तो एक नस में फुलाव आ जाती है और वो फुलाव जो होती है वो एक तरह का टाइम बॉम्ब होता है, वो कभी भी बर्स्ट कर सकता है। इसको पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं है एंजियोग्राफी के अलावा। अगर ये बर्स्ट करता है तो ब्रेन हेमरेज होता है। कुछ पैदाइशी ऐसे बीमारी होते हैं जिसमें नसों का गुच्छा रहता है और वो पड़ा रहता है और वन फाइन डे वो एकदम फट जाती है, जिसको एवीएम कहते हैं। तो ये 3-4 मुख्य कारण होती है। हाइपरटेंसिव ब्लीड मेडिकल टर्म्स में अगर बात करें, दूसरा जो मैंने कहा नसों में फुलाव होना जिसको एन्यूरिज्म कहते हैं, और तीसरा है नसों का गुच्छा जिसको एवीएम कहते हैं। आमतौर पे इन 3 कारणों से ब्रेन हेमरेज होती है और ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन करके उस बीमारी को सही करना होता है। पैरालिसिस में वीकनेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे सिम्टम्स जो कि अर्ली साइंस हो सकते थे, आप पकड़ सकते थे उस समय और लोग बाग इग्नोर करते हैं, वो क्या क्या है? स्ट्रोक की बात करें। जैसा सर आपने बताया, जो अर्ली साइन होते हैं या वार्निंग साइन होते हैं स्ट्रोक के, उसमें यह होता है कि किसी मरीज को अगर अचानक एक हाथ पैर की वीकनेस आए, दिखने में दिक्कत हो जाए, एक हाथ से बैलेंस बनाने की दिक्कत हो, आवाज में बदलाव हो जाए या बोल नहीं पाए, या पेशेंट अपना कंफ्यूजन हो जाए या चीजों को समझा नहीं पाए सामने वाले को। कई बार क्या होता है, ये सिम्टम इंप्रूव हो जाते हैं, तो ये वार्निंग साइन होते हैं। अगर इंप्रूव हो गए हैं तो इस बताते हैं कि आपको मिनी स्ट्रोक हुआ है या टीआईए हुआ है, ट्रांजिशन इस्केमिक अटैक हुआ है। अगर आप मिनी स्ट्रोक के साथ में अगर हॉस्पिटल जाते हैं, अपना इवेल्यूएशन कराते हैं, तो स्ट्रोक के हमें रिस्क फैक्टर के बारे में पता लगेगा कि आपको डेवलप होने के चांसेस हैं या नहीं है। उसमें हमें देखना होता है कि एमआरआई कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं, कोई अगर नाड़ी में ब्लॉक है बंद, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है और मेजर अटैक आने से रोका जा सकता है। अगर मैं ब्रॉडली, क्योंकि इतना आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, कोई भी एक हेमरेजिक स्ट्रोक का प्रेजेंटेशन और एक इस्केमिक स्ट्रोक का प्रेजेंटेशन में क्या फर्क रहता है? पहली चीज तो मैं टीआईए के बारे में बात करूंगी क्योंकि टीआईए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। टीआईए का मतलब ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, यानी कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए न्यूरो डेफिसिट आना या न्यूरोलॉजी से रिलेटेड तकलीफ होना, और जो लेकिन कुछ सिम्टम्स को पेशेंट या उसके घर वाले इग्नोर कर देते हैं। वो सिम्टम्स हैं जैसे कि अचानक एक आंख से दिखना बंद होना है, उसकी आंख की ज्योति चले जाना ऑल ऑफ सडन, तो और कुछ देर बाद वो वापस आ जाना। ये इसका जो साइंटिफिक वर्ड है वो तो एमेरासिस फ्यूगेक्स है। तो उसको क्या, उसका मतलब है कि आंख की जो खून की नस है उसमें खून का दौरा रुक गया है, वो स्ट्रोक है, वो स्ट्रोक है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन, हेमरेजिक स्ट्रोक ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों में होता है, ज्यादातर, सभी में नहीं। अचानक से सिर दर्द होना, बहुत ज्यादा सिर दर्द होना, जैसे कि सिर के अंदर बम फूट गया है, तो ये अगर ऐसा होता है तो हेमरेजिक लक्षण, हेमरेजिक स्ट्रोक के सिम्टम है। कौन सा इन्वेस्टिगेशन है जो कि आप पहले कराना चाहते हैं जिससे आप डॉक्यूमेंट करें कि इस व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है? तो इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले सीटी स्कैन, 4.5 घंटे के बाद आया तो एमआरआई, ये देखने के लिए किस प्रकार का इलाज किया जाएगा। और अदर इन्वेस्टिगेशन में ब्लड शुगर सबसे इंपॉर्टेंट है, ईसीजी, एक्सरे, बाकी रूटीन बेसिक इन्वेस्टिगेशन, और बाकी स्ट्रोक के वर्कअप के लिए लिपिड प्रोफाइल है, टीएसएच है, विटामिन B12 है, होमोसिस्टीन है, अदर जो हाइपरकोगुलेबल स्टेज, जो खून गाढ़ा होने की या ब्लड की जो टेंडेंसी होती है गाढ़ा होने की, उसको पता करने के लिए जो हाइपरकोगुलेबल स्टेज के लिए टेस्ट करते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। स्ट्रोक के लिए सीटी स्कैन, और अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो एमआरआई।
जो हेमरेजिक स्ट्रोक्स है या हेमरेज अगर जब ब्रेन के अंदर होता है तो वो ऐसे कौन कौन से पार्ट में होता है जो कि कंपैरेटिवली सेफ है और कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट सिचुएशन है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग होना। अब मरीज का जो डिसीजन होता है कि इसको हमको मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक करना है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक करना है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट मरीज होश में है, मरीज की आंखों की पुतलियों की रिएक्शन अगर सही है और मरीज का हमको ऐसा लगता है कि दिमाग के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, उस कंडीशन के अंदर हम एक बार पैरामेडिकल ट्रीटमेंट चालू करते हैं। लेकिन मरीज को बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन न्यूरो आईसीयू में रख करके उसको ऑब्जर्व किया जाता है। हमको जैसे ही लगता है कि दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है या दिमाग के अंदर ब्लीडिंग बढ़ रही है, नेक्स्ट डे अगर ऐसा लगता है कि 24 घंटे निकल गए, हम एक सीटी स्कैन रिपीट करते हैं और ब्लीडिंग बढ़ रही है या दिमाग के अंदर पानी की सूजन बढ़ रही है, इन कंडीशन के अंदर हमको ऑपरेशन करना पड़ता है। अब ऑपरेशन जो होता है, दिमाग का जो पिछले हिस्से में ब्लीडिंग होती है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत टाइट रहता है और अगर यहाँ ब्लीडिंग है, यहाँ पे जगह बहुत कम होती है, तो इसके अंदर हमको जल्दी से जल्दी सर्जरी करके और मरीज को हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर बेसल गैंग्लिया या थैलेमिक रीजन के अंदर अगर ब्लीडिंग है, उस कंडीशन के अंदर भी अगर बहुत बड़ा हेमाटोमा है, जो कि क्लिनिकल लेवल प्लस सीटी स्कैन के ऊपर हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। इफ द वॉल्यूम इज मोर देन 8%, इन दैट केस अगर हमको लगता है कि पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है, हम सर्जरी एडवाइस करते हैं और सर्जरी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं। समाधान है इंटरवेंशन का, और समय पे अगर व्यक्ति पहुंचता है तो वो इंटरवेंशन तक जाता है, जो कि डॉक्टर मदन जो है इस चीज के एक्सपर्ट है। तो आप किस समय एक इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं कि हाँ दिस इज द राइट पेशेंट, समय पे आया हुआ, क्या टाइम प्लान रहता है? देखिए, न्यूरो इंटरवेंशन की जब बात करते हैं तो न्यूरो इंटरवेंशन एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। 2015 से पहले न्यूरो इंटरवेंशन के बारे में बात नहीं होती थी क्योंकि उसके रिजल्ट्स पब्लिश नहीं थे। जैसे कि हमारा एक पूरा टीम वर्क है, एक बंदा कुछ भी स्ट्रोक ठीक नहीं कर सकता। वी आर 8 पर्सन्स ओवर हियर अंडर लीडरशिप ऑफ सर। तो अगर आपका पेशेंट टाइमली आता है, जैसे कि एक चार्ट हम बार बार दिखा रहे हैं हम लोग, हमारे हॉस्पिटल में जैसे ही पेशेंट आता है तो हम सीटी स्कैन करने के बाद में पहले ये देखते हैं कि हेमरेज है या नहीं है। हेमरेज है तो अलग ट्रीटमेंट है और इस्कीमिक है यानी खून की नस बंद है तो अलग है। 4.5 घंटे में थ्रोम्बोलिसिस कर दिया, लेकिन अगर बड़ी खून की नस है तो थ्रोम्बोलिसिस के साथ में थ्रोम्बेक्टोमी की जरूरत भी पड़ती है। थ्रोम्बेक्टोमी के लिए हमें एमआरआई या परफ्यूजन स्टडी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इमेज बताती है कि जो ब्राउन वाला पार्ट है वो डेड पार्ट, पर ऑरेंज जो पार्ट है उसको बचाना पड़ेगा। अगर आपने पूरा कुछ भी नहीं किया तो पूरा ब्रेन डैमेज होगा और परमानेंट डेफिसिट होगी और डेथ भी हो सकती है। तो सारा का सारा ट्रीटमेंट है, थ्रोम्बोलिसिस है या थ्रोम्बेक्टोमी है, इस पेनम्ब्रा जो कि आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं, इसको बचाने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताना चाहूंगा जो हमने इंटरनल हॉस्पिटल में किए हैं और जिनके रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। पेशेंट हैं जिनकी नस राइट साइड की बंद थी, राइट साइड के लोअर बोर्ड पे देखेंगे आपकी बिल्कुल भी खून का दौरा नहीं है और इस क्लॉट को ब्रेन से निकाल दिया गया है। इसको निकालने से उनकी रिकवरी इतनी अच्छी होती है कि ये आप नेक्स्ट पेशेंट देख सकते हैं कि इनके हाथ पैर में पूरी ताकत आ चुकी है, ये चल पाते हैं। और फॉर्चुनेटली शी केम टुडे ओवर हियर, शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस। 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं रात को आराम से सोई थी, सुबह 6 बजे उठी तो मेरे से उठा नहीं गया, तो उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई। मेरे बच्चों ने मुझे संभाला और उन्होंने फटाफट EHCC में मुझे ले गए। तो मैं तो बेहोश थी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि आधे घंटे में ही मुझे ट्रीटमेंट मिल गया और 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा क्लॉट निकाल दिया गया। 4 अगस्त को मुझे अटैक हुआ। 6 बजे मैं नॉर्मल ऑफिस में बैठा था। 6 बजे ऑफिस से निकल के 15 मिनट का रास्ता था। घर पहुंच के वो घर से बाहर भी नहीं गए होंगे कि मैं आके पलंग पे लेटा। जैसे ही लेटा तो मेरा ये एक हाथ यहाँ आके पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि ये पता नहीं मेरा हाथ नहीं, ये किसी और का हाथ है। मैंने इस हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ा और मैंने वाइफ से कहा कि ये क्या, ये किसका हाथ है? तो दामाद साहब ने और वाइफ ने दोनों ने बताया कि आपके ही हाथ है। तो वो समझ गए इस बात को, मैं तो नहीं समझ पाया था उस टाइम। वो समझ गए कि अटैक हुआ है कि उन्होंने गाड़ी में बैठते ही
सुरेश गुप्ता साहब को फोन किया। मैं ये बताना चाहूंगा कि टीम का कोऑर्डिनेशन देखिए कि सिंगल आदमी को डॉक्टर साहब को फोन किया, 15 मिनट में हम लोग 15 से 20 मिनट में हम घर से हॉस्पिटल पहुंचे हैं। तो पूरी टीम इमरजेंसी की गेट पे अभी लोग मैं धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं, धन्यवाद की कोई बात ही नहीं, ये सबकी ड्यूटी है और इस ड्यूटी के लिए ही बताया गया है कि किस तरीके से टीम की इम्पोर्टेंस है। ना कोई फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं। मैं समझ गया कि ये टीम इतनी सॉलिड है कि मेरा पूरा रिकॉर्ड इनके हाथ में है तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, और उसी तरह से जिस तरह से मेरा केस है ये ट्रीट कर रहे हैं, और आज मैं आपके सामने हूँ। थैंक यू ऑल जो हमारे पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं, जिनकी हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे बारे में बताने आए कि भाई ट्रीटमेंट करने से फायदा होता है। ऐसे काफी लोग हमारे पास 16 घंटे तक भी आए हैं और वो काफी अच्छे से इम्प्रूवमेंट होती है। जो सर ने अभी एक TIA की बात की, उसके लिए मैं सर बोलना चाहूंगा, TIA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक चीज जो खतरा होने वाला है उसे समय से पहले ठीक कर देंगे तो वो आपको आगे बड़े लकवे से 100% बचा लेगा। क्योंकि एक बार अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो कुछ ना कुछ डेफिसिट रहने की तकलीफ हो सकती है, पर अगर आप समय रहते TIA को पहचाने और वो इलाज करा लें तो ठीक रहता है। 50% ऑफ स्ट्रोक्स जो होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं। वो हम कैसी दिनचर्या करते हैं, हम क्या आहार लेते हैं और बाकी जो हमारे बैड हैबिट्स वगैरह होते हैं उनको हम कैसे कर्ब करते हैं, तो उस तरीके से हम 50% ऑफ द स्ट्रोक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन साइंटिफिकली कहें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जो कभी स्ट्रोक हुआ ही नहीं, तो पहला स्ट्रोक होने से बचने के लिए जो हम करते हैं उसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कि व्यक्ति को एक बार स्ट्रोक हो चुका है, उनको रिकरेंस ऑफ स्ट्रोक ना हो जाए, तो उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहा जाएगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए अगर जिनको स्ट्रोक हो चुका है तो उनको अगर बीपी है तो एंटी हाइपरटेंसिव्स वो रेगुलरली लें, या ब्लड शुगर के लिए मेडिकेशंस लें, और जो एंटीप्लेटलेट थेरेपी हम प्रिस्क्राइब करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक में, वो लाइफ लॉन्ग लेनी होती है। स्ट्रोक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो है रिहेबिलिटेशन का, या समय पे फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज का। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं 8 दिन बाद 10 दिन बाद सोचते हैं चलो एक बार डॉक्टर को भी दिखा दे, तब तक वो टाइम खो चुके होते हैं, जबकि अर्ली रिहेबिलिटेशन की इंपॉर्टेंस होती है। कि रिहेबिलिटेशन के अंदर या फिजियोथेरेपी का रोल केवल एक्सरसाइज कराना ही नहीं, जो पोजीशनिंग है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे किस तरीके से लिम्स रहने चाहिए या पार्ट रहने चाहिए, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि एक बार जब डिसफिगरमेंट या कॉन्ट्रैक्चर स्टार्ट हो जाता है तो काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती है, और फिर रिकवरी के अंदर आपको हो सकता है कि पूरे आपकी रिकवरी नहीं हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशनिंग टू चेस्ट फिजियोथेरेपी, देन आपकी एक्टिव एक्सरसाइजेज, पैसिव एक्सरसाइजेज, देन एक्टिव एक्सरसाइजेज, ये सभी चीजें की टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर सुरेश, क्योंकि टाइम काफी हो गया, मैं चाहूंगा कि आप क्वालिटेटिव वे में स्ट्रोक को थोड़ा सा दोबारा बता दें कि स्ट्रोक भी हार्ट अटैक जैसा ही है, हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसके अंदर मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है। और आजकल जो इंटरवेंशंस हैं वो केवल हार्ट में ही नहीं, स्ट्रोक के अंदर भी अगर टाइमली आप पहुंचते हैं तो जिस तरीके से एंजियोप्लास्टी से पेशेंट्स ठीक होते हैं हार्ट के, इसी तरीके से आपके इंटरवेंशन से पेशेंट्स की रिकवरी में साइंटिफिक डेटा प्रूव करता है कि वो बेटर रिजल्ट्स में रहते हैं। सबसे पहले तो मैं, जैसा कि मेरे कॉलीग डॉक्टर ताराचंद ने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सबसे पहले तो हम ये प्रयास करें कि बीमारी ही क्यों हो, और आपके पास इतनी सारी डिजीजेज की एविडेंसेज हैं, जितने वायरल डिजीजेज थी, स्मॉल पॉक्स, ये टेटनस या टेटनस के बैक्टीरियल डिजीज है, टेटनस है, पर्ट्यूसिस जो काली खांसी, डिप्थीरिया, और रिसेंटली कोरोना, कोविड-19, ये सब प्रिवेंट हुए हैं वैक्सीन की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक में कोई वैक्सीन नहीं है और शायद कोई वैक्सीन आएगा भी नहीं। तो जब वैक्सीन नहीं है तो हम कैसे प्रिवेंट करें स्ट्रोक को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिए जरूरी है
कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत रेगुलेटेड रहे, नियमित लाइफस्टाइल हो, स्ट्रेस से फ्री हो, नियमित रूप से एक्सरसाइजेज करें, खान पीन का ध्यान रखें, ज्यादा वसा युक्त या फैट युक्त खाना नहीं खाएं, जहां तक संभव हो कि इससे जो सो कॉल्ड फास्ट फूड कल्चर चल रहा है आजकल उससे बचें, क्योंकि बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है फास्ट फूड कल्चर। और उसके अलावा जो हमें ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, लिपिड्स कंट्रोल रखें, डायबिटीज कंट्रोल रखें, हाइपरटेंशन कंट्रोल रखें, धूम्रपान से दूर रहें, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करें। इन सब चीजों का हम करेंगे तो 50% केसेज में स्ट्रोक से बचा जा सकता है। और अगर स्ट्रोक हो भी जाता है दुर्भाग्यवश, तो हम टाइम खराब नहीं करें। ज्यादातर टेंडेंसी देखिए, मैं खासतौर से मैं देखता हूं कि इमरजेंसी में पेशेंट टाइम निकलने के बाद आता है, तो उनसे पूछे भैया आपने इतना टाइम क्यों लगाया, तो वो एक सीधा सा जवाब होता है कि सर हम तो घबरा गए थे और नजदीक के अस्पताल में चले गए, और नजदीक के अस्पताल जाने में वहाँ टाइम खराब हो जाता है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे सिटी स्कैन ही, वो सिटी स्कैन कराने भेजते हैं दूसरे सेंटर पे, उसमें टाइम खराब हो गया, फिर MRI के लिए जाता है मरीज, उसमें टाइम खराब हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और स्ट्रोक मैनेजमेंट एक टीम वर्क है, एक टीम है, पूरी टीम है, जो कि ये सारी टीम आज आपके सामने मौजूद है, जो एटर्नल हॉस्पिटल में अवेलेबल है 24 आवर्स, 7 days a week, 365 days in a year, the team is always available। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे हर वक्त स्ट्रोक टीम अलर्ट हो। तो दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू यू। थैंक यू।